अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जोन। आज हमारे पास है और हम चाहते हैं कि भाई वो बाहर आए हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ख़रीदें ताकि और फैक्ट्रियाँ लग सके और काम बढ़ जाए। जी सर, यही है। इस स्कूल में जब मैं दाखिल हुई तो मेरा तालीम का शौक़ मज़ीद बढ़ गया है। मुझे मज़ीद शौक़ हो गया है तालीम का। मुझे दुनिया देखना है और दुनिया को दिखाना भी है। एक कार्विंग होती है, वो आम होती है और ये आर्ट है। ये बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह सूखे पत्ते होते हैं दरख्तों के, ये उस तरह से बना हुआ है। ये एक ही लकड़ी से, 8 इंच की लकड़ी से उसको निकाल के उन्होंने ये सारा काम किया। पिछले प्रोग्राम में हमने बलूचिस्तान में कपास की काश्त पर बात की थी। इस प्रोग्राम में हम कपास की मसनूआत की पैदावार और तैयारी का तजर्बा करेंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल क्या है? चीन पाकिस्तान कॉटन मसनूआत की तजारत की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल में चीन पाकिस्तान तावन की मुमकिना सिमतें क्या हैं? बराह करम रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक माली साल 2020-2021 में जीडीपी 280 बिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गया। सामान और खिदमात की कुल बरामदात 31 बिलियन अमरीकी डॉलर्स थीं, जिनमें खिदमात की बरामदात के 5.9 बिलियन अमरीकी डॉलर शामिल हैं। पाकिस्तानी बरामदात की 5 अहम इकसाम हैं, जिनमें टेक्सटाइल और खाम माल की बरामदात तकरीबन 60% हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान कपास की काश्त और पैदावार में तावन के क्या इम्कानात हैं? तावन दोनों की होनी चाहिए। यहाँ की रुई को बाहर डिमांड है, क्योंकि पेस्टिसाइड का कोई स्प्रे नहीं होता है इस पर। तो अगर दोनों तावन कर लें, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें तो वह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चीनी और पाकिस्तानी स्कॉलर्स के ख्याल में चीन के सिंकियांग बेगौर खुद मुख्तार इलाके में खुश्क आबो हवा के साथ जहाँ कम बारिशें होती हैं, ये पाकिस्तान के साथ कपास के तावन में कुदरती फ़ायदा रखता है। पाकिस्तान में ज़्यादा दर्जा हरारत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने वाली कपास की मकामी अक़साम हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। शिनजियांग में इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत की सूरत में रुई के ऐसे बीजों की शदीद ज़रूरत है जो गर्मी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर सकें। शिनजियांग की खुश्क साली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और पानी की बचत की टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में सबसे नुमायाँ हैसियत हासिल है। पाकिस्तानी किसानों को हमारी ज़्यादा पैदावार देने वाली कपास की अक़साम की भी ज़रूरत है। चीन से ज़्यादा पैदावार वाली कपास के इस्तेमाल के अलावा बलूचिस्तान को अपने बीजों पर तहकीक करने वाले इदारे भी कायम करने चाहिए, ताकि मज़ीद आला किस्म की इकसाम की तलाश की कोशिश की जा सके। लेकिन बीज का मुश्किलात होता है, इसमें ख़राब बीज आते हैं ना, 1 2 3 बार लगाना पड़ेगा। अगर वो हो जाए, सीड डिपार्टमेंट हो जाए अपनी यहाँ, तो यहाँ से सीड पैदावार मिले हमें, तो सीड की जो नुकसानात होते हैं सिंध पंजाब में, वो हमारे साथ बहुत कम है। इस वजह से हमें सबसे अशद ज़रूरत है कि सीड डिपार्टमेंट यहीं बलूचिस्तान में होने चाहिए। सीड का सबसे बड़ा मसला है जो कि पंजाब से मंगवाया जाता है, और पंजाब की जो सीड है यहाँ पे बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं दे पा रही होती है। यहाँ पे अगर किसानों के लिए एक काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम की जाए, जिसमें यहाँ से जो पैदावार लिया जाता है इसी से सीड्स निकाल के फार्मर्स को दिया जाए, ये बहुत ही बेहतरीन होगा और ज़मींदारों के लिए आसानी भी होगी, ताकि काटन को मज़ीद काश्त किया जाए। आला पैदावार वाली कपास की इकसाम को चुनने के मयारी तरीकों के साथ जोड़ा बनाने की जरूरत है। इसके अलावा 100% हाथ की चुनाई से पैदा होने वाली गंदगी ने भी पाकिस्तानी कपास के अलमिये को बढ़ा दिया है। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर को मालूम हुआ कि दरामदी काटन में गंदा मवाद 4.5% है, जबकि पाकिस्तानी काटन में गंदा मवाद 8 से 9% है, जो कि टेक्सटाइल मिल्स के मयार से बहुत कम है। इसके मुताबिक सिंकियांग ज़रई यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी ने फैसलाबाद में एक टेस्ट फील्ड कायम किया है और पाकिस्तान में चुनाई के मैकेनिकल तजर्बात करने का मंसूबा बनाया है। अब पाकिस्तान में अभी तक 100% मैनुअल पिकिंग है। इंटरनेशनली तो आप कह लें कि बहुत से अब कंट्रीज़ में, जिसमें चाइना भी शामिल है, कि अब मैकेनिकल पिकिंग आ चुकी है। हमारे यहाँ अभी मैनुअल पिकिंग है। पिकर्स जो हैं वो उसको पिक करते हैं, नॉर्मली लेडीज़ ही होती हैं। शुमाली शिनजियांग चीन के सबसे बड़े कपास पैदा करने वाले इलाकों में से एक है। मकामी मशीनी अंदाज में काम करने की शरह 90% तक पहुंच सकती है। हम आलूदगी से बचाव के लिए हर जगह रुई चुनने वाली मशीनें इस्तेमाल करते हैं। मुस्तकबिल में
چین کی جدید کپاس چننے والی مشینیں بھی پاکستان میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہاں پہ لیبارٹریز تو قائم ہیں لیکن وہ ان میں کیمیکلز کی اور انسٹرومنٹ کی کمی ہے۔ ہماری پانی کا اور ہماری کھاد کا، ہمارے سوائل کا تجزیہ نہیں ہو پاتا۔ اچھی بات ہے، اگر ہمیں چائنا اپنا ٹیکنالوجی دے گا یا بہترین پودے دے گا تو پر ایکڑ ایلڈ جو اس وقت 50 سے 60 من پر ایکڑ ہے وہ بڑھ جائے گی، اور یہاں سے جو روئی ہماری پنجاب جا رہی ہے وہ پنجاب میں بلوچی روئی کے نام سے وہاں بک رہی ہے، تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ پیداوار بھی بڑھ جائے گی، کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ بلوچستان پاکستان کی کپاس کی پیداوار کا نیا مرکز بن رہا ہے، لیکن کیا مقامی کاٹن پروسیسنگ انڈسٹری اعلیٰ معیار کی کپاس پیدا کر سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمارا رپورٹر بلوچستان میں جننگ فیکٹری گیا۔ سر میرا نام مجن لال ہے اور ہماری فیکٹری ہے خزدار کاٹن جننگ فیکٹری کے نام سے۔ یہ ہم نے کوئی 10-12 سال سے چلا رہے ہیں یہیں پہ، اور زمینداروں کے لیے کافی بہتر ہے کیونکہ اس علاقے میں اور کوئی فیکٹری یہاں پہلے تھی نہیں۔ ہم نے یہاں سے 2004 میں جب فیکٹری لگائی تو اس وقت کاٹن کا یہاں پہ نام ہی نہیں تھا خزدار میں، اور ابھی وہ بڑھتی میرے خیال بلوچستان میں اس وقت 11-12 فیکٹری لگ چکی ہیں۔ جیسا کہ فیکٹریوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے بلوچستان میں پیدا ہونے والی معیاری کپاس کو کاٹن کی مصنوعات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سب سے بیسٹ کاٹن جسے کہتے ہیں یہی ہے، اس کا برانڈ نام ہے بلوچی کاٹن، اور اگر وہ یہاں سے بائنگ کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی وہ باہر آئے ہمارے پاس، زیادہ سے زیادہ یہاں سے خریدیں تاکہ اور فیکٹریاں لگ سکیں اور کام بڑھ جائے۔ تاہم بلوچستان روایتی کپاس پیدا کرنے والا علاقہ نہیں ہے، بنیادی ڈھانچہ ناکافی ہے، لہٰذا نقل و حمل کپاس کی فروخت میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ابھی بدقسمتی سے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے، کیونکہ پنجاب زیادہ تر اس کا خریدار ہے پنجاب، اور پنجاب والے یہاں آ نہیں رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک ایشو ہے کہ جی بہت دور ہے، کرایہ زیادہ لگ رہا ہے، کیونکہ پنجاب کے لیے یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ہمیں کالی گاڑیاں منگانی پڑتی ہیں کراچی سے یا کوئٹہ سے، ان کا اتنا زیادہ کرایہ ہے کہ جو بائر ہے نا وہ کرایہ سن کر ہم سے مال نہیں خریدتا ہے، پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم پھر پٹی نہیں خریدتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ماجن لال نے کہا کہ ٹیکنالوجی تک رسائی اور چین سے فنڈنگ اس کا حل ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری بات ہے، جب تک ہماری چینی کمپنیوں کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہمیں نئی ٹیکنالوجی نہیں ملے گی۔ 2014 میں شنگھائی چیلنج ٹیکسٹائل کمپنی نے پاکستان میں فیکٹری کی تعمیر شروع کرنے کے لیے 150 ملین امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کی۔ یہ بنیادی طور پر بین الاقوامی معروف برانڈز کے تیار ملبوسات کی تیاری اور فروخت میں مصروف ہے، جس میں کپڑے، تولیے اور دیگر مصنوعات شامل ہیں۔ یہ پروجیکٹ غیر ہنرمند خواتین کارکنوں کے لیے ہنر کی تربیت پر توجہ دینے کے ساتھ مقامی لوگوں کے لیے 5000 براہ راست ملازمتیں پیش کرنے والا تھا۔ میں نے وہی کیا جو ان کے جرمن ہیڈ کوارٹر یا ان کے اصل ملک ترکی میں کیا جاتا ہے۔ وہاں کے دفتری ہم منصب ہم سے ملنے آتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کیا آپ کا معیار دنیا میں سر فہرست ہے، یہاں تک کہ تمام گروپ میں معیار کے لحاظ سے ہمیں دنیا کی 3 بہترین کمپنیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے ہمارے کارکنان کی، تو ہم انہی مقامی کارکنوں سے کام لے رہے ہیں کیونکہ ہم چین سے کارکنان نہیں بلاتے۔ اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے تربیت دیں تو وہ واقعی آپ کو حیران کر سکتے ہیں، لہٰذا میں اپنے ملازمین کی کارکردگی اور صلاحیت کو سراہتی ہوں۔ فیکٹری لگانے کے ساتھ ساتھ چیلنج ٹیکسٹائل نے پاکستان میں ایک صنعتی پارک قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس سے نہ صرف مزید چینی کاروباری ادارے بلکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی پوری چین پاکستان آئے گی۔ براہ راست بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہم اس صنعتی پارک کو برآمدی پارک کی رسد گاہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم پرزے فراہم کرنے والی مزید چینی کمپنیوں کو مدعو کر سکیں۔ میں نے کہا کہ علاقائی رسد گاہ، آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو زپ، لیبل، بٹن سب ایک ساتھ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ کو چین سے آنے والی رسد کا انتظار کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک پرائیویٹ کمپنی ہیں اور ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا صنعتی پارک بنا سکیں، لہٰذا ہم اتنی استطاعت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ چینی اداروں کی جانب سے پاکستان میں فیکٹریاں بنانے کے بہت سے کامیاب کیسز ہیں۔ بلوچستان میں سرمایہ کاری کے امکانات اور مواقع کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان بلوچستان کے خصوصی اقتصادی زون میں ڈیولپرز اور کاروباری اداروں کے لیے بڑی تعداد میں مراعات فراہم کرتا ہے، جس میں درآمدی کیپٹل گڈز پر تمام ٹیرف سے ایک بار کی چھوٹ بھی شامل ہے۔ مستقبل میں چین اور پاکستان کے درمیان
टेक्सटाइल के शोबे में तावन आला मयार की कपास के लिए मजीद हल फराहम कर सकता है। क्योंकि अभी तक आपको बहुत सी चीज़ें दरामद करवाने की ज़रूरत है, जैसे कपड़ा और इससे मुतल्लिका मसनूआत, खसूसन सुई धागा वगैरह। आप ये सब अभी तक बाहर से मंगवाते हैं। लिहाजा यही वो वक्त है कि पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी को पुरकशिश मराद के ज़रिए अपनी तरफ राग़िब करे, ताकि पाकिस्तान में मशीनों के पुर्ज़े और आलात बनाने की सनतें तामीर की जा सकें और कपास उगाने के लिए मज़ीद इलाके तैयार किए जाएँ। कपास के मयार को बेहतर बनाने के लिए कपास के बीज के मयार को बेहतर बनाया जाए तो वाकई ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से गवादर पोर्ट ऑपरेशन, फ्री जोन डेवलपमेंट, ज़राई मवासलात की तामीर और तरक्की और रोज़गार के मंसूबों में काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की गई है। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान और ख़ुसूसन बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की की कुंजी बन रही है। इलाकाई बेहतरी के साथ साथ मकामी लोगों के मयार ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। Grandparents are like a shady tree which are always there to offer their cool shade to the next generation. अदसे के जरिए जो हम देखते हैं वो गवादर के फ़कीर मिडिल स्कूल के तलबा हैं जो हकीकी मानों में इल्म के भूखे हैं। रोशन और कुशादा क्लासरूम में हर बच्चे की आंखें कामयाबी के एहसास और दिल से पुरएतमाद और खुशी से भरी हुई हैं। स्कूल यानी कि माँ वानी मजनी क्लास रही मजनी यानी कि मन डॉक्टरी बना। इस स्कूल में जब मैं दाखिल हुई तो मेरा तालीम का शौक़ मज़ीद बढ़ गया है। मुझे मज़ीद शौक़ हो गया तालीम का। मुझे दुनिया देखना है और दुनिया को दिखाना भी है। मुझे मेरी क्लास अच्छी लगती है, अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, झूला अच्छा लगता है, सारे टीचर तो मेरे बेस्ट हैं, सर भी मेरी बेस्ट है, मुझे सारे टीचर पसंद हैं। मेरी फेवरेट टीचर मारिया है। पाक चाइना दोस्ती से तो इंशाल्लाह जो है डेवलपमेंट भी आएगी इस इलाके में, तालीम के लिहाज से भी और इकोनॉमिकली भी इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट होगी। वो खुश हैं क्योंकि जो है पहले जो यहाँ का सिचुएशन था वो बिल्कुल वर्स था, लेकिन जब ये स्कूल बना, बच्चे आए पढ़ने लगे तो पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चे भी, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो। चीन पाकिस्तान गवादर फ़कीर स्कूल बलूचिस्तान के बंदरगाही शहर गवादर में फ़कीर कॉलोनी में वाक़ है। सुर्ख छत और सफ़ेद दीवारों के साथ दर्स व तदरीस की इमारत करीब ही में एक बेहतरीन लैंडमार्क इमारत के तौर पर है। जैसा कि मारिया मोहम्मद ईसा ने कहा, गवादर बंदरगाह की तरक्की से न सिर्फ मुकामी मईशत बल्कि पाकिस्तान के आम लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा है। माजी में 1 लाख से कम आबादी वाले इस माहीगीरी के शहर में अक्सर पानी और बिजली की कमी थी और बुनियादी ढांचे की कमी थी। तदरीसी इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ की शदीद कमी थी और तालीमी आबादी कभी 25% से भी कम थी। मैं बेसिकली यहाँ की रहने वाली हूँ, तो मैंने अपनी आँखों से ये स्कूल जो है बनते हुए देखा है। यहाँ के एक लोकल फैमिली ने जो है स्कूल की जो ज़मीन है उसको डोनेशन किया है, और यहाँ पर चाइनीज़ डेवलपमेंट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ने यहाँ पर जो है चाइनीज़ के ताउन से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है मुख्तलिफ़ मराहिल में। सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन शुरू हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट आने लगे, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हुई। तो एनरोलमेंट को देखते हुए फिर जो है यहाँ पर चाइनीज़ ने मज़ीद जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। हेडमिस्ट्रेस परवीन नवाज के मुताबिक 6 साल पहले गवादर में स्कूल जाना मुश्किल था। हुकूमत ने ट्यूशन फीस में इस्तिस्ना दिया है, लेकिन चूंकि पहले चंद स्कूल थे और इंफ्रास्ट्रक्चर नाकिस था और वालिदैन ट्रांसपोर्ट की इस्तिताअत नहीं रखते थे, बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी मुसाफत तय करना पड़ती थी। इसमें न सिर्फ वक्त लगा बल्कि बहुत ज़्यादा तवानाई भी खर्च हुई, जिसकी वजह से फ़कीर मिडिल स्कूल के क़याम ने इस सूरत हाल को बेहतर बनाने में मुस्बत किरदार अदा किया है। ये ज़मीन मेरे वालिद साहब ने वो चाइनीज़ को डोनेट की थी। दरअसल वजह ये थी कि चाइनीज़ यहाँ आए थे कि हमें एक ऐसी लोकेशन पे हम एक स्कूल बनाएंगे जहाँ पर पहले से दूसरा कोई स्कूल ना हो। तो वो उन लोगों की ये थी कि डिमांड थी कि ये हो, और जो लोकेशन है, जगह है, वो हमें कोई लोकल बंदा दे दे। तो मेरे वालिद साहब ने इसके लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। तो चूँकि हमारे यहाँ इस स्कूल में तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर अराउंड में कोई भी दूसरा स्कूल नहीं है, तो मेरे वालिद साहब ने ये ज़मीन इनको दे दी कि आप लोग आके यहाँ पर स्कूल बना लें, मैं आप लोगों को जगह दूँगा।
फकीर मिडिल स्कूल की 752 मुरब्बा मीटर ज़मीन नसीम अहमद के वालिद मोहम्मद ने अतिया की थी। एक मुकामी आम किसान के तौर पर वो मुस्तकबिल में बच्चों की नस्लों की तवील मुद्दती तरक्की के लिए इल्म सीखने की अहमियत को जानता है। तो इवन बाद में इनको दूसरे लैंड की ज़रूरत थी, तो मेरे वालिद ने कहा अगर मेरे पास किसी दूसरी जगह होती तो मैं वो भी चाइनीज़ को डोनेट कर दे ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। ये स्कूल जो है पाक चीन दोस्ती की एक सिंबल है बलूचिस्तान में और स्पेशली ग्वादर में। यहाँ पर अभी 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे या वो बच्चे हैं जो किसी और स्कूल में नहीं जा सकते थे। अगर आज ये स्कूल नहीं होता तो वो बच्चे गली कूचों में घूम रहे होते। तो ये बच्चे बढ़कर जो है एक मुआशरा बनाएंगे और ग्वादर की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेंगे और पाक चीन दोस्ती में भी एक अहम किरदार अदा करेंगे। फकीर मिडिल स्कूल को सितंबर में मुकम्मल करके इस्तेमाल में लाया गया था। इसमें शुरू में सिर्फ 150 तलबा रह सकते थे और बहुत से तलबा को बाकायदा क्लासरूम्स के बजाय खेल के मैदान में पढ़ना पड़ता था। मुकामी हुकूमत और आवाम की दरख्वास्त पर चाइना फाउंडेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ने 2020 में फंडिंग और मंसूबे की तौसीह की और अब हमारे सामने एक मुकम्मल स्कूल खड़ा है। इस वक्त टीचर्स हमारे पास 15 हैं और मैं यहाँ पर हेड मिस्ट्रेस के काम सर अंजाम देती हूँ। और यहाँ पर बाकी जो हमारे पास 14 टीचर्स हैं, इसमें से एक चाइनीज़ के ताउन से है और दूसरा बाकी एक GDA के ताउन से है और बाकी तमाम गवर्नमेंट टीचर्स हैं। और एनरोलमेंट 525 है इस वक्त तक और मज़ीद स्टूडेंट्स आ रहे हैं दाखिले के लिए। तो ये हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद भी गए, इवेंट अटेंड किए, ग्वादर में मुख्तलिफ जो है इवेंट हुए हैं, एक्सपो हुए हैं, PM ने आके 2 दिन विज़िट किए तो वहाँ उस इवेंट में हमारे बच्चे मौजूद रहे हैं। और पिछले दिनों ये पाक चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग का इब्तिदा हुआ था, वहाँ भी हमारे बच्चे मौजूद थे। तो हमारे बच्चे मुख्तलिफ लोगों को देख रहे हैं, इनके अंदर एक अलग सा जज्बा है बनस्बत बाकी स्कूलों में आगे जाने के लिए। सर, किसी भी कौम के मुस्तकबिल का इन्हसार उसके नौजवानों पर है, तो स्टार्टिंग बेसिकली बच्चों से होती है, स्टूडेंट से होती है। तो पाक चीन दोस्ती की सबसे अहम मिसाल ये है कि उन्होंने जो बेस बनाई है, फाउंडेशन, सबसे पहले स्कूल बनाया, CPEC में स्कूल बनाया। बच्चे यहाँ से एक अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और इस मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। चीन बेल्ट एंड रोड इक़दाम के आला मायार की तरक्की को फ़रोग़ देने और जिद्दत के जरिए बैनुल-अक़वामी ताआवुन के लिए नई जगह तलाश करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। बुनियादी तालीम के साथ साथ गवादर में मुकामी ख़वातीन के लिए ये नई कायम शुदा गारमेंट्स फैक्ट्री रोज़गार के मसले का एक बेहतर हल है। फर्स्ट हमने बैग बनाए, यहाँ पर जब हम आए थे तो हमने बैग बनाया। उसके बाद वो चाइनीज़ वगैरह आते हैं यहाँ पर, उसके कमीज़ ट्राउज़र वगैरह होते हैं, वो हम सिलाई करते हैं। अभी ये यूनिफॉर्म है, वर्कर के यूनिफॉर्म है, अभी ये सिलाई करें अल्हम्दुलिल्लाह। 15-16 हमने। मैं यहाँ पर मेरा काम है कटिंग करना। मैं टेलरिंग टीचर हूँ। मैंने हर जगह सिर्फ सिखाई है, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। मैंने हर जगह मैंने जहाँ पे मैंने काम किया तो सबको मैंने सिखा दिया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी है, कुछ टीचर बने हैं, कुछ घरों में भी काम कर रहे हैं। गवादर माहीगीरी का शहर है जहाँ ख़वातीन के लिए मुलाजमत के मौक़े कम हैं। गारमेंट्स फैक्ट्री न सिर्फ उनके लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करती है बल्कि बलूचिस्तान की मुनफरिद खुसूसियात के साथ सिलाई और कढ़ाई को फ़रोग़ देते हुए उनके फ़वाइद में अहम किरदार अदा करती है। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। इवन हम डिले कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, रोज़ कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में जो 30 से 32 लोगों का ओरिएंटेशन किया था, उनमें से हमने देखा बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ट्रेंड हैं, जो करना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही है, जॉब करना चाह रही हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट भी है। तो उसके लिए हमने टेस्ट रखा और जिन लड़कियों ने टेस्ट को क्वालिफाई किया तो उस बिना पर हमने 4 लड़कियाँ हमने लिए हैं, हायरिंग कर ली हैं। तो उसके बाद उन लोगों को हमने ये कहकर किया है कि इंशाल्लाह आगे हमें जब भी ज़रूरत होगी तो हम आपको ही हायर करेंगे। तो वो रोज़ मुझे कॉल करती हैं, रोज़ पैगाम भिजवाती हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, कब आप हमें लेंगी, क्योंकि वो वही औरतें या लड़कियां हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड है। क्योंकि गवादर में इंस्टीट्यूट है अच्छी खासी, तो यहाँ से उन्होंने सीख लिया है, लेकिन घरों में बैठी हुई हैं, वो कुछ करना चाहती हैं।
तो इसलिए लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और वो उनकी विलिंगनेस है और वो चाहती हैं कि वो कुछ ना कुछ करें। नई मुलाजमतें नए चैलेंजेस लाती हैं। पैदावार के हदफ को तरतीब देना, प्रोडक्शन के मयार की निगरानी करना, साइट पर पैदावार की सिमत का तयन करना, हर रोज़ बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन ख़वातीन वर्कर्स काम को आसान बना सकती हैं और कटिंग, प्रिंटिंग, सिलाई का काम मुनज़्ज़म तरीके से कर सकती हैं। हत्ता कि मसरूफ़ वक्त में भी वो लिबास बनाने का काम मुकम्मल करने को यकीनी बना सकते हैं। वो लोग जिन्होंने गवादर की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वो मकामी बहन भाई हैं। ये उनका घर है, ये उनका वतन है और वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका मुल्क तरक्की करे। वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली नस्ल जदीद ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मकामी भाई गवादर की तरक्की के लिए पुरखुलूस हैं। उनके बगैर आप एक कामयाब कहानी नहीं बना सकते। पाकिस्तान में हाथ से तैयार किया जाने वाला लकड़ी का फर्नीचर आला मयार का होता है और आलमी नुमाइशगाहों में ये मकामी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। इसके साथ साथ इस फर्नीचर की बरामदात में इजाफे की बहुत गुंजाइश मौजूद है। आइए पाकिस्तानी हाथ से बने हुए लकड़ी के फर्नीचर को देखते हैं और इसकी कारीगरी और दिलकशी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। चनियोट। पाकिस्तान का कदीम शहर चनियोट लकड़ी के खूबसूरत फर्नीचर और दस्तकारी की तैयारी के लिए मशहूर है। पाकिस्तान में फर्नीचर की तलब का एक बड़ा हिस्सा यहाँ का चनियोटी फर्नीचर पूरी करता है। सर ये एक जो है ना, ये 1880 से जब हमारे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ लाए, जिन्होंने वहाँ पर इंडिया में ताज महल बनाया, और उस तरह का ये जो चनियोट में काम हो रहा है ये डिफरेंट काम है। ये असल वुड आर्ट है। ये जो आर्ट का काम होता है ये 9 इंच मोटाई में लकड़ी है जिसको ये बनाया गया है। इस कारीगर ने इसको 1.5 साल में 2 बेडों को तैयार किया है। ये इसको हम कहते हैं आर्ट वर्क। एक कार्विंग होती है वो आम होती है और ये आर्ट है। ये बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह एक सूखे पत्ते होते हैं दरख्तों के, ये उस तरह से बना हुआ है। ये एक ही लकड़ी से 8 इंच की लकड़ी से उसको निकाल के उन्होंने ये सारा काम किया है। ये सारा कारीगर हाथों से करते हैं? ये बिल्कुल ये हाथों से करते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि अंदर ये किस तरह काम हो रहा है। ये साल में तैयार होते हैं। ये कोई महीने में तैयार होने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये आर्ट वर्क है, चनियोट का जो ओरिजिनल आर्ट वर्क है। एक बेड जो इस तरह का है, हाँ जी, तो तकरीबन एक कारीगर को कितना वक्त लगता है? एक जो ये कार्विंग करता है वो एक कारीगर अगर बनाए तो कम से कम उसको 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 साल के अंदर ये बेड तैयार होता है, क्योंकि इसको बड़े एहतियात के साथ काम करना पड़ता है कि ये लकड़ी टूट ना जाए, क्योंकि इसको बैक से बिल्कुल खाली करना होता है। सूखे पत्तों की इसको शक्ल देनी होती है। हाथ से बने चनियोटी फर्नीचर की आला तबके के सार्फिन में बहुत ज्यादा मांग है। इस फर्नीचर की 2 खसूसियात हैं और इसकी पहली पहचान ये है कि ये हाथ से बनाया जाता है। कारीगरों की महारत और डिजाइन मुनफरिद हैं और मुल्क में और कहीं नहीं मिल सकते। फर्नीचर का ये ज़रूरत भी है, मैकेनिकली तो नहीं है ये, लेकिन ये ज़रूरत है। प्लस आगे इसकी जो खूबसूरती है ना वो बड़ी अपील करती है। उस खूबसूरती को जो जज करने वाले हैं ना, एक चीज़ जो बनाता है ज़रूरत के लिए, वो अगर बना लेता है ना 2 दिन या 4 दिन में, अगर वो खूबसूरती लेके आनी, उसकी सारी प्रपोर्शन को सही करना, उसको समझना, वो बनाता है तो उसका 1 माह से 1.5 माह भी लग जाता है, क्योंकि उसने हर चीज़ को इस हवाले से देखना है कि देखने वाला को महसूस हो कि ये कोई शाकार कोई चीज़ बनी हुई है। ज़रूरत तो है, लेकिन उसके साथ उस चीज़ की जो है ना खूबसूरती, उसको भी वो ज़हन में रखता है और खूबसूरती को बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये फर्नीचर इसमें इस्तेमाल की जाने वाली शीशम की लकड़ी यानी इंडियन रोजवुड के लिए भी मशहूर है। लकड़ी की 100 मुख्तलिफ इकसाम के नमूने लेकर आलमी सतह पर किए गए एक तज्जिये के मुताबिक
इंडियन रोजवुड दुनिया की तीसरी बेहतरीन लकड़ी की किस्म में आई है। खूबसूरती के लिहाज से ये दुनिया में तीसरे नंबर पर रही। अपनी मजबूती की वजह से अच्छा काम करती है। जी ये जो शीशम की लकड़ी है ना, ये जानदार होती है, ये मौसम के लिहाज से एडजस्ट अपने आप को करती है। ये जब सर्दी आती है नमी की वजह से ये फूल जाती है और एक जानदार चीज़, जब गर्मी आती है ये सुंगड़ जाती है। इसके अंदर काफ़ी क्वालिटी पाई जाती है जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। जी ये जो शीशम की लकड़ी है ना, इसके अंदर बहुत सी क्वालिटी हैं जिसकी वजह से ये जूसी लकड़ी होती है, उसके ग्रेन जो होते हैं ना जी, वो एक साइड पे जाते हैं, इसके ग्रेन 3 साइडों पे जाते हैं, जिसकी वजह से ये लकड़ी सबसे ज़्यादा तसव्वुर की जाती है और इसका फर्नीचर बनाया जाता है। और दूसरी लकड़ी अगर वो 10 साल चलती है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल पुरानी हमारे पास लकड़ी आई है और ये मजबूत एक चीज़ है। हाईलाइट फर्नीचर शोरूम के एक मालिक ने हमें बताया कि यहाँ फर्नीचर की तकरीबन 500 दुकानें और 6000 छोटी और बड़ी वर्कशॉप हैं जहाँ फर्नीचर तैयार किया जाता है। चनियोट में 60% लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता फर्नीचर के कारोबार से मुंसलिक हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान का हाथ से बना फर्नीचर दुनिया में फर्नीचर की आला सनतों में सर फहरिस्त था, लेकिन अब यहाँ के सनतकारों में तशवीश बढ़ रही है। जी अच्छे कारीगरों की कमी तो है, वो इसलिए कि चनियोट में जो लोग काम कर रहे हैं ना वो बहुत शार्ट हैं, बाहर चले गए हैं कंपनियों में, इधर आधर ना वो आउट सिटी चले जाते हैं ज़्यादातर। अक्सर चनियोट से ज़्यादा दिहाड़ी मिलती है, ठेके के काम पे होते हैं, तो वो इसलिए चनियोट में ना कारीगर शार्ट हैं। मुस्तकबिल अगर हमारे पर जो इन्होंने टियर 1 एक कानून बनाया उसके तहत उन्होंने रकबे के लिहाज से टैक्स लगा दिया है, उसके बाद हमारी बहुत सारी तकरीबन हमें अब जो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है तकरीबन 300 कुछ वर्कशॉप हमारी वो बंद हो गई हैं। वो टैक्स की वजह से लोग अब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो हमसे माल नहीं ख़रीदते, आगे रेट नहीं बढ़ते और ये हमें अगर हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो हमारी इंडस्ट्री चंद सालों में 2-3 सालों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ की एक फर्नीचर फैक्ट्री के मालिक ने भी परेशानी का इजहार किया। उन्होंने फर्नीचर के डिजाइन में सकाफती अनासर की अहमियत को उजागर किया और उसकी तैयारी में मजीद जिद्दत लाने पर जोर दिया। हैंडमेड फर्नीचर, हैंडमेड कोई भी चीज़ है उसमें उस आदमी की स्किल होती है, उस आदमी की एक महारत होती है, और मेरा ख्याल है कि कोई भी हैंडमेड चीज़ जो है उसकी सकाफत से जुड़ी हुई होती है। जब तक उसकी उस इलाके की, उन लोगों की, उस मुल्क की, उस शहर की, उस जो बना रहे हैं उनकी वो अपनी एक सोच, अपना एक ट्रेडिशन शामिल नहीं होता, हैंडमेड चीज़ की कोई वक़्त नहीं है। माजी में हाथ से तैयार करदा फर्नीचर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दीगर कई ममालिक को बरामद किया जाता था, लेकिन अब बरामदात कम हैं। सी पैक एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है और चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर बन गया है। इसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी बरामदी मंजिल भी है। खास तौर पर इस साल वबा के बावजूद बहुत से फर्नीचर मैन्युफैक्चरर चीनी मार्केट पर नजरें जमाए हुए हैं और अपनी बरामदात दोबारा बढ़ाने के लिए पुरउम्मीद हैं। अच्छा, चाइना एक्सपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो चाइना में हमारी एक्सपोर्ट फर्नीचर की हो रही है, लेकिन वो बहुत कम हो रही है। इसको हम बढ़ा सकते हैं अगर हमारी जैसे डेलीगेशन आते हैं, पाकिस्तान से डेलीगेशन जाते हैं दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्रियों के हमारे यहाँ आते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट थोड़ा स्टेप ले तो जो हमारे डेलीगेशन हैं उनको मौका दे के वो चाइना जाएं, विज़िट करें, उनकी मार्केट को देखें, उन लोगों की चॉइस देखें, ठीक है, तो उसके मुताबिक वहाँ पे एक्सपोर्ट की जा सकती है उनकी चॉइस के मुताबिक। चनियोट में मोटरवे की तामीर के बाद ये कीमती दस्तकारी कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गई और बिलाखिर यहाँ फर्नीचर की कमर्शियल मार्केट कायम हुई। इस दौर में चनियोट का फर्नीचर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ये दस्तकारी एक वसी मार्केट की तलाश के लिए सरगर्म है। मिसाल के तौर पर जैसे जैसे दुनिया इंटरनेट की तरक्की के साथ करीब तर होती जा रही है, इनमें से कुछ मजीद रास्ते तलाश करने के लिए ई कॉमर्स का रुख भी कर रहे हैं। जी डेफिनेटली ई कॉमर्स के ज़रिए पूरी दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं वो अपने बिज़नेस, अपनी एक्सपोर्ट
बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और अपनी सिटी की बात करें इसमें आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इससे इंशाल्लाह इसमें हम इसको ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे, ई कॉमर्स से अपना बिज़नेस इंक्रीज़ करेंगे। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।